शहर के जाने माने पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ तो अपने कीमती शेड्यूल में से ये समय निकाल कर के आए। आज हम यहाँ गैदर हुए हैं क्योंकि अल्केमिस्ट हॉस्पिटल में हमने एक नई फैसिलिटी कह सकते हो, एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट करी है एज फार एज किडनी ट्रांसप्लांट इज कंसर्न। उसको हम कहते हैं एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। बेसिकली इससे पहले मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जो हमारे एस्टिमेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग हर साल लगभग 2 लाख नए ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और ये डेटा जो है ये काफ़ी अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि ये जो नंबर्स आते हैं ये बड़े शहरों से, मेट्रो सिटी से आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल इंडिया है वो रूरल इंडिया में बसता है, छोटे छोटे दूर दराज के गांव में बसता है और वहाँ से ऐसी कोई एडिशन हमारी इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाती। तो उस वजह से ये रिपोर्टेड जो नंबर हैं ये शायद काफ़ी कम है। एक्चुअल नंबर हो सकता है इससे डबल हो जाए, यानी कि 3 से 4 लाख मरीज़ ऐसे होते हैं हर साल जो ऐड होते हैं जिनको कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन अगर हम 2 लाख को भी मान के चलें तो जो एक्चुअल ट्रांसप्लांट इंडिया में प्रति वर्ष होते हैं उनका नंबर मुश्किल से 10,000 टच कर रहा है। वो भी बेस्ट ऑफ द ईयर में कुछ सालों में वो 10,000 भी नहीं क्रॉस कर पाता। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन। तो हमारे पास जो भी पेशेंट्स हैं उनके पास ऑर्गन देने वाला कोई नहीं है। और इसमें ये कमी क्यों है? उसमें एक तो हमारी सोसाइटी की कमी है क्योंकि हम जो ऑर्गन डोनेशन, जो मरणोपरांत ऑर्गन डोनेशन या जिसको हम कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, वो रूडिमेंट्री स्टेज पे है, वो बहुत कम लेवल पे है, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट की जिसमें कि हमारी किसी मरीज़ के सगे संबंधी फैमिली मेम्बर किडनी डोनेट करते हैं तो उसमें मैचिंग इश्यूज आते हैं। लगभग जो भी पेशेंट्स आते हैं तो 30 to 40% पेशेंट्स जो उसमें से होते हैं जो उनके संभावित डोनर होते हैं वो उनसे मैच नहीं कर पाते। वो ना मैच करने का कारण हो सकता है डिफरेंट ब्लड ग्रुप या फिर डोनर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी कि HLA मिसमैचिंग। तो जो पहली इसमें से हमने कैटेगरी बात कही कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप होना, तो उसको अभी तक एक नेचुरल बैरियर माना जाता था। यानी कि अगर कोई पेशेंट O पॉजिटिव है और डोनर संभावित डोनर A या B या AB है तो उनके ब्लड में एक नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, तो वो बैरियर की तरह काम करती हैं। तो उसको अगर हम ऐसे ही O पॉजिटिव के मरीज़ को A या B की किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं तो वो इमीडिएटली उस पर अटैक कर देती है एंटीबॉडीज और जो जिसका रिजल्ट होता है इमीडिएट रिजेक्शन और ऑर्गन फेलियर, यानी कि पेशेंट तुरंत साथ ही साथ दोबारा डायलिसिस पे आ सकता है। तो ये पिछले 20-25 सालों की लगातार जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रिसर्च हो रही है उसमें मेन हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन जापान की है। तो उससे हमारे रिजल्ट्स आने लगे हैं। हम ये जो नेचुरल बैरियर है इसको आज इस पोजीशन में पहुँचे कि इसको हम आज पार कर चुके हैं। तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट है वो A या B या AB ब्लड ग्रुप के डोनर से भी किडनी ले सकता है और वो एक सक्सेसफुल प्रत्यारोपण हो सकता है। और इसके जो सक्सेस रेट हैं वो ऑलमोस्ट एट पार होने लगे हैं सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट। अभी तो क्या है सक्सेस रेट? अभी क्या है? दे आर इन एक्सेस ऑफ 90%। वेल सिलेक्टेड पेशेंट्स में अगर हम जो भी डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम तरीके से फॉलो करते हैं तो उनमें जो किडनी चलने की संभावना है वो ऑलमोस्ट एट पार विद द सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट है। हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में 2 पेशेंट्स हैं हमारे, इनमें से एक जितेंद्र गिल जी हैं, ये रोहतक से आए हैं, है ना। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ये लंबे समय पे डायलिसिस पे थे क्योंकि कोई घर में सेम ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं था। और उसके बाद इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, जो भी इनको जानकारी मिली एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में हमारे पास ये आई। और इनका टाइटर होता है, जब ये हम ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको टाइटर बोलते हैं कि एंटीबॉडी लेवल का लेवल क्या है खून में। तो इनका टाइटर काफ़ी हाई होने के बावजूद, जो कि 1000 से ऊपर था, तो इसको हम हाई टाइटस मानते हैं। हाई टाइटस होने के बावजूद इनका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मेरे ख्याल कंप्लीट हो चुके हैं। इनके मदर ने किडनी इनको डोनेट की है, तो B पॉजिटिव टू O पॉजिटिव ट्रांसप्लांट हुआ है। सिमिलरली हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं,
जो कि हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं, ये भी सिमिलरली काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे थे, क्योंकि कोई सेम ब्लड ग्रुप का डोनर फैमिली में ना होने की वजह से तो ये काफ़ी दिक्कतें थी, थोड़ी मिथ्या थी, थोड़ी मिसकंसेप्शंस थी कि जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट होते हैं वो शायद काम नहीं करते, तो इनका ट्रांसप्लांट काफ़ी डिले हुआ और काफ़ी पुअर कंडीशन में हमारे पास आते थे। एक स्टेज थी जब इनको व्हीलचेयर में लाया जाता था। तो अभी इनकी वाइफ ने इनको किडनी डोनेट की है। अगेन सिमिलरली जैसे ये बी पॉजिटिव टू ओ पॉजिटिव है, तो दूसरी जो उदाहरण है हमारे पास वो ए पॉजिटिव टू ओ पॉजिटिव है। इनका भी काफ़ी हाई टाइटर था। इनिशियली जब हमने ये शुरू किया था तो 1000 प्लस टाइटर था, तो ये हाई टाइटर होने के बावजूद हमारे पास जीती जागती उदाहरण है कि ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है और ये कारगर है। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में, आपके माध्यम से इनको हम दूर करना चाहते हैं। डॉक्टर नीरज, मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो जो आपकी ABO कंपैटिबिलिटी जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, ABO इनकम्पैटिबिलिटी किडनी ट्रांसप्लांट है, इसको जैसे आपने आज इस टॉपिक पे की है प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो आपने परफॉर्म किए, नॉर्थ इंडिया में पहली बार हुआ है ऐसा? नॉर्थ हरियाणा में पहली बार हुआ है। हरियाणा में बहुत सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में जो अभी सक्सेसफुल ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि हम उस लिस्ट में शामिल हुए। तो आज से कुछ साल पहले तक या तो ये ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट अगर अवेलेबल थे तो मेजर मेट्रो सिटीज़ में थे, हम दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई या चेन्नई का नाम ले सकते हैं हम बड़े शहरों में। तो इन पेशेंट्स को या तो देवर सफरिंग ऑन डायलिसिस और या इनको बड़े शहरों में दूर इलाकों में जाना पड़ता था। और क्योंकि कोई भी ट्रांसप्लांट ऐसा नहीं है कि आप आज आए और कल आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा, इसमें एक प्रॉपर प्रोसेस है और वो प्रोसेस एनीवेयर बिटवीन 1 मंथ टू 2 मंथ्स का समय लगता है। तो किसी एक मान लो चंडीगढ़, पंचकुला या कुरुक्षेत्र या फिर यमुनानगर का मरीज़ कल को कहे कि मैं किसी चेन्नई के बड़े अस्पताल में जाके ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ, तो वो इतना ईजी नहीं है, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 2-3 महीनों के लिए किसी दूर सिटी में रहना, सफ़र करना, पूरी फैमिली ने जाना, तो ये इतना संभावित नहीं था। तो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को हम अब अपने 2 स्टेप पे ले आए। एज यू सेड कि एंटीबॉडीज होती हैं हम सभी की बॉडी में, और जब हम दूसरे ब्लड के उससे ग्रुप से दूसरे ब्लड ग्रुप में किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। पोस्ट सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव किस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं, क्या इसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में, क्योंकि इस मामले में किसी को कोई जानकारी है नहीं, पहले तो इस तरह के ऑपरेशंस के बारे में ही जानकारी नहीं किसी को। जी जी बिल्कुल। बेसिकली ये जो दिक्कतें आती हैं ये O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स में खासकर पाई जाती हैं, क्योंकि जो हमारी साइंस है जिसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा, तो O पॉजिटिव के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट ऑल अदर ब्लड ग्रुप्स, वो A, B और AB होती हैं। तो उसका हम पहले एक टाइट्रेशन करते हैं, उससे कैटेगराइज करते हैं कि कितना हाई लेवल है, और अकॉर्डिंगली उसके वेल डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं जो पिछले 20-25 सालों में दुनिया भर में रिसर्च हुई है, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल्स बन गए हैं। उस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हम ये तय करते हैं कि कौन सी प्रक्रिया से उनके खून की सफाई की जाए। तो इन एंटीबॉडीज़ को हम खून से एक पद्धति के तहत इनको कम किया जाता है। तो एक टारगेट लेवल होते हैं, जैसे 1:8, 16 या 32, जैसे मैंने कहा ना हज़ारों में थे तो उसको 16 तक ला करके हमने उसको कंट्रोल करना होता है, फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ महीनों या कुछ हफ्तों के लिए इस लेवल्स को हमें मेंटेन रखना होता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है। तो इसको हम मॉनिटर करते हैं, इसको हम मेंटेन रखते हैं, और वो ही इसकी सक्सेस का राज है। एक और चीज़ सक्सेस से रिलेटेड एक बात एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, अगर फर्स्ट मंथ हमारा मान लिए 1 से 2 महीने कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद हम कह सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ ABO इनकम्पैटिबल एंड ABO कंपैटिबल और ऑलमोस्ट इक्वलेंट, क्योंकि बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिसका कि साइंटिस्ट के पास अभी तक पूरा जवाब नहीं है कि वो क्यों एंटीबॉडीज़ को इग्नोर, एंटीबॉडीज ब्लड में सर्कुलेट होने के बावजूद, जिसका लेवल पहले 1000 था, अभी हमने 16 अचीव करके ट्रांसप्लांट किया, हो सकता है 3 महीने बाद वो दोबारा 1000 तक चला जाए, बट बॉडी उसको अकोमोडेट कर लेती है। इस साइंटिफिक प्रोसेस को नाम ही अकोमोडेशन का दिया गया है। तो ये अकोमोडेशन इतनी कारगर है कि हम फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर उनको मेंटेन कर पाते हैं, तो उसके बाद उनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आर इक्वलेंट टू द सेम ब्लड। डॉक्टर साहब, जैसे कोई भी डोनर अपने किडनी ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है किसी को, तो क्या उसमें पेशेंट और डोनर दोनों सेफ होते हैं सर? उसमें
दिक्कत आती है? बिल्कुल बिल्कुल। जब डोनर ट्रांसफर अपना कोई भी अपनी इच्छा जाहिर करता है ना, इसको देखिए हम बोलते हैं वॉलंटरी किडनी डोनेशन। तो कोई भी सामने से आके कहेगा कि जी मेरे फैमिली मेम्बर है, ये पेशेंट हैं, इनके लिए हम डोनर बनना चाहते हैं, उनकी जान बचाना चाहते हैं, तो फर्स्ट चीज़ होती है डोनर की फिटनेस तय करना, ठीक है। तो उसमें बहुत ही एक जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक तरीके से सारी जांच होती है, हेड टू टो, ब्रेन की जांच, हार्ट की जांच, किडनी की जांच, या कोई भी ऐसी संभावित बीमारी जो डोनर की किडनी को या डोनर की जान को फ्यूचर में अफेक्ट कर सकती है। तो पहले ये असर्टेन किया जाता है कि किडनी देने से ना केवल उसको शॉर्ट टर्म में कोई नुकसान होगा, बल्कि आने वाले 10, 20, 25 साल में भी उसको कोई इस ऑपरेशन से संबंधित कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको किडनी हेल्थ रिलेटेड या ओवरऑल जान को कोई प्रॉब्लम ना पाए। तो हम जब ये असर्टेन कर लेते हैं कि डोनर इज फिट टू डोनेट 100%, नॉट इवन 90%, उसके बाद ही उसको फिट डोनर घोषित किया जा रहा है। उसके बाद पेशेंट के साथ मैचिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाती है। डॉक्टर इसमें जो टेस्ट होता है जो अच्छा जी, मेरे सवाल रह रहे थे। हाँ जी, बस एक और नहीं, मेरे पहले से RFT चलो आप जैसे आपने बताया, वो तो आपने ओवरऑल बताया केसेस को लेके। जो एक पेशेंट है, सिंगल पेशेंट है, जैसे एक चाहिए है रोहतक वाले हैं, चाहे वो पुलिस से हैं जो कर्मचारी, इनके विद द पैसेज ऑफ टाइम तब कैसे सक्सेस रेट रहता है, जैसे विद द पासिंग ऑफ द इयर्स आई मीन टू से, और इसके बाद लाइफ कितनी एनहेंस हो जाती है इनकी, उसको लेकर कुछ है हमारे पास? बिल्कुल मैडम, मैं इसका जवाब आपको 2 पार्ट्स में दूंगा। पहले तो आपने कहा कि सक्सेस क्या है। देखिए, जब हम किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं मीडियन ग्राफ्ट सर्वाइवल या एवरेज ग्राफ्ट सर्वाइवल। तो हम ये इस तरीके से बात करते हैं। तो आज के टाइम में हम प्राउडली कह सकते हैं जो मीडियन ग्राफ्ट सर्वाइवल है, दैट इज समवेयर इन द रेंज ऑफ 10 years to 15 years, है ना। तो ये ग्राफ्ट सर्वाइवल है जो किडनी चलेगी। उसमें से कुछ पेशेंट्स होंगे जिनकी 10 से कम चलेगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी 20 से भी ज़्यादा चलेगी। तो जो एवरेज है वो 12 से 15 साल तक हम वो कर सकते हैं। उसके दूसरा, इसमें कोई भी ग्राफ्ट सर्वाइवल है जो एक सिंगल फैक्टर पे नहीं डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि किडनी की हेल्थ एट द टाइम ऑफ डोनेशन कैसी थी, पेशेंट्स की बेसिक डिजीज क्या थी, डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, जो किडनी की इंटरनल बीमारी थी। तीसरा, उस बीमारी का उसने कंट्रोल कैसा रखा। चौथा, उसका दवाइयों के साथ कंप्लायंस कैसा रहा। पांचवा, उसको ओवरऑल परहेज कैसा रहा, डाइटरी कंट्रोल कैसा रहा, लाइफस्टाइल कैसा रहा। अंडर आइडियल कंडीशन में बात आइडियल कंडीशन वही 12 से 15 साल एवरेज लाइफ विद द पैसेज ऑफ ईयर, ये विद पैसेज ऑफ ईयर की बोल रहे हैं हम। तो कुछ पेशेंट्स होंगे जिनकी किडनी मान लो 2 साल चली है, कुछ होंगे 10 साल चली है, कुछ होंगे 15 साल चली है, कुछ होंगे जो 25 साल। अभी एक यूके का एक पेशेंट का काफ़ी इंटरनेशनल मीडिया में एक खबर छप रही थी कि उन्होंने 50 साल पूरे किए हैं, और वो एक कैडावरिक किडनी थी, अनरिलेटेड कैडावरिक किडनी, जिसने इस साल 50 साल पूरे किए। तो यू कैन इमेजिन, तो ऐसे पेशेंट्स हमारे बीच जिंदा हैं जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट के बाद 50 साल पूरे कर चुके हैं। मैं कुछ ऐड करना, ट्रांसप्लांट का पेशेंट देखते हैं तो वो ट्रांसप्लांट के पेशेंट को वी हैव टू कंपेयर विद द पेशेंट हु आर ऑन डायलिसिस। हम उनको एक नॉर्मल आदमी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा तो वो पेशेंट डायलिसिस पे रहेंगे, और डायलिसिस पे हमारा 10 to 15% ऑफ द पेशेंट डाई एवरी ईयर। वेयर एज द ट्रांसप्लांट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पेशेंट्स इम्प्रूव्स। जैसे एवरेज लाइफ है वो डॉक्टर नीरज ने बताया कि 12, 13, 15 साल होता है, बट हमारे पास ऐसे भी पेशेंट हैं जो 25 साल तक ट्रांसप्लांट हो रखे हैं, पहले हुए थे, है ना। और कुछ पेशेंट हैं जो 5-7 साल रहते हैं, बट एवरेज 10 से 12 साल उनका ग्राफ्ट सर्वाइवल होता है। पेशेंट ठीक रहता है, ग्राफ्ट दे कैन कम टू द डायलिसिस अगेन, दे कैन गो फॉर ए ट्रांसप्लांट अगेन, सो दे हैव मीन्स गुड लाइफ। But if you compare these patients on dialysis, their quality of life is very poor. उसमें तो आपने लाइफ ही दी है फिर उसको। Exactly. Secondly, So the transplant is a very viable form of treatment, and it is much better than dialysis. हो सकता है इसमें से मेजॉरिटी पेशेंट 10 साल पे जिंदा नहीं हो। मेजॉरिटी पेशेंट्स अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराएंगे तो डायलिसिस पे वो जिंदा ही नहीं हो। तो यहाँ तो हम ग्राफ्ट सर्वाइवल किडनी की लाइफ की बात करते हैं, बट वो किडनी की लाइफ इसीलिए मायना रखती है क्योंकि वो पेशेंट जिंदा है। तो लेकिन हम इस सर्जरी को तभी करते हैं जब बिल्कुल ही चांसेस सब चीजों के खत्म हो जाते हैं, डायलिसिस पे बिल्कुल लास्ट एज पे है, डैमेज बहुत ऐसा ज्यादा नहीं है मैडम, जब कोई पेशेंट किडनी फेलियर की लास्ट एज में सेटल हो जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है। तो वन जिसको हम कह सकते हैं ब्रिज
गैप ब्रिज अरेंजमेंट या एक तरीके से टेम्परेरी अरेंजमेंट जो कि डायलिसिस है, और दूसरा एक परमानेंट समाधान जो कि ट्रांसप्लांट है। जिसके पास ट्रांसप्लांट की ऑप्शन नहीं है तो वो आगे की ज़िंदगी डायलिसिस पर ही रहती है। बट अदरवाइज अगर दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करें तो डायलिसिस से जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं वो मच बेटर करते हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है। अगर हम मृत्यु का कारण की बात करें कोई भी किडनी फेलियर के पेशेंट्स में, तो जो पेशेंट्स जिनका ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, जो डायलिसिस पे हैं, उनको अगर ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के मरीजों से कंपेयर किया जाए तो उनमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है दे आर 10 टाइम्स मोर कॉमन। तो उसको अगर 10 में से 1 को होगा तो उधर 10 में से 10 को होने वाला है, इतनी मतलब उसमें क्या है। एफपी टेस्ट कराना चाहिए, सभी को कराना चाहिए कि कुछ एज के बाद कराना चाहिए? देखिए वो तो सभी को कराना चाहिए, क्योंकि ताकि एक एनुअल हेल्थ चेकअप जैसे 30 या 40 ईयर्स के बाद तो रिकमेंडेड है। अगर कोई पेशेंट्स जिनके फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की या डायबिटिक है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव है, तो उनको वो अकॉर्डिंगली टेलर किया जाता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। बट हर इंसान को एटलीस्ट आई गेस 40 ईयर्स के बाद वंस इन ए ईयर या वंस इन 2 ईयर्स तो ये जो जनरल चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर साहब इसमें